नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। उन राजनीतिक संगठनों पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के बनने से भी पहले भारत में काम कर रहे थे। जी नमस्कार। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है, लेकिन ये आईएनसी की नींव समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम समझना चाहते हैं कि आईएनसी की स्थापना से पहले भारत का ये जो राजनीतिक माहौल था वो कैसा था, ये कैसे पनपा, कैसे विकसित हुआ। और इसका महत्व क्या है? क्योंकि देखिए, आईएनसी का गठन कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी। ये एक लंबी प्रक्रिया का, एक राजनीतिक जागृति का नतीजा था जो धीरे धीरे पनप रही थी। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे इन शुरुआती संगठनों पर, जैसा कहा जाता है, पहले धनी और अभिजातीय वर्ग का दबदबा था, पर फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव कैसे आया। बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, कॉन्टेक्स्ट को समझें, तो भारत पर पश्चिमी असर, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा था। हाँ, मैकॉले का वो मशहूर मिनट तो था ही। जी, लॉर्ड मैकॉले ने तो 1833 में ही ये अंदाजा लगा लिया था कि अंग्रेजी शिक्षा पाने के बाद हो सकता है भारतीय लोग यूरोपीय तर्ज के संस्थानों की मांग करें। अच्छा। और फिर राष्ट्रवाद, राजनीतिक अधिकार, ये जो नए विचार थे, ये पश्चिमी संस्कृति के संपर्क से ही भारत में आ रहे थे, फैल रहे थे। तो ये जो शुरुआती संगठन बने, ये पुराने धार्मिक या जाति समूह से अलग थे। हाँ, यही इनकी खासियत थी। ये धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संगठन थे। इन्होंने पहली बार अलग अलग वर्गों, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश की। यहीं से आप कह सकती हैं भारत में आधुनिक राजनीति की शुरुआत हुई। तो चलिए इन शुरुआती खिलाड़ियों पर थोड़ी नजर डालते हैं। कौन थे ये, कहाँ से शुरू हुआ सब। शुरुआत कलकत्ता से होती दिखती है 1830 के दशक में। 1836 में एक सभा बनी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। अच्छा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। हाँ, इसे राजा राममोहन रॉय के जो साथी थे, जैसे प्रसन्न कुमार ठाकुर, कालीनाथ चौधरी, द्वारकानाथ टैगोर, इन लोगों ने मिलकर स्थापित किया था। अध्यक्ष गौरी शंकर भट्टाचार्य थे। और इनका मकसद क्या था। मुख्य उद्देश्य थे प्रशासनिक सुधार, सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना। राजा राममोहन रॉय का प्रभाव साफ था, बौद्धिक सोच, पश्चिमी विचारों से प्रेरणा, प्रेस की स्वतंत्रता जैसी बातें। और इसी समय के आसपास एक और संगठन का नाम आता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। जी बिल्कुल। 1836 या 37 में कलकत्ता में ही लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन बनी। इसके पीछे द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव जैसे बड़े जमींदार थे। तो इसका फोकस जमींदारों पर था। हाँ, नाम से ही जाहिर है, इनका मुख्य उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने एक संगठित राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत की। शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाने की नींव रखी। मतलब अर्जियां देना, याचिकाएं भेजना। हाँ, वही तरीका। इसी दौरान एक और बात हुई, लंदन में भी कोशिशें हुई। 1839 में विलियम एडम ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई। लंदन में? अच्छा जी। और फिर 1843 में कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन की मदद से बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी। इसमें भी द्वारकानाथ टैगोर जैसे लोग जुड़े थे। इनका मकसद था भारत के लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और शांतिपूर्ण बदलाव की वकालत करना। तो इन शुरुआती संगठनों में क्या कुछ आम बातें नजर आती हैं? हाँ, कुछ पैटर्न साफ हैं। एक तो जैसा हमने कहा, इन पर ज्यादातर धनी या जमींदार वर्ग का ही असर था। ठीक है। दूसरा, इनका स्वरूप काफी हद तक स्थानीय या क्षेत्रीय था। मतलब अखिल भारतीय नहीं थे ये, ज्यादातर बंगाल केंद्रित। और तरीका वही, याचिकाएं भेजना। हाँ, ब्रिटिश संसद को लंबी लंबी याचिकाएं भेजते थे। मांगे वही थी, प्रशासनिक सुधार, भारतीयों को नौकरियों में ज्यादा जगह, शिक्षा का प्रसार। तो यहाँ से कहानी थोड़ी बदलनी शुरू होती है, खासकर 1850 के दशक के आसपास। हाँ बिल्कुल। अब एक तरह का बदलाव या कहिए विस्तार देखने को मिलता है। 1851 में कलकत्ता में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। क्या हुआ? वो जो दो पुरानी संस्थाएं थीं, लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उनका विलय हो गया और एक नई ज्यादा मजबूत संस्था बनी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अच्छा, ये दोनों मिल गई? जी। इसके नेता भी बड़े नाम थे। राजा राधाकांत देव अध्यक्ष बने और देवेंद्र नाथ टैगोर सचिव। और इस एसोसिएशन ने क्या कुछ खास किया? इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 1853 में ब्रिटिश संसद को एक विस्तृत याचिका भेजी। इसमें क्या मांगे थी? पहले जैसे ही या कुछ अलग? भाईका बनाने की मांग की,
कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात कही। अच्छा। और हाँ, बड़े अधिकारियों के वेतन कम करने और नमक कर, आबकारी और स्टैंप शुल्क जैसे टैक्स खत्म करने की भी मांग रखी। ये तो काफी बड़ी मांगे थी उस समय के हिसाब से। क्या इनका कुछ असर हुआ? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ असर जरूर हुआ। जो 1853 का चार्टर एक्ट आया, हाँ, उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें विधायी यानी कानून बनाने के कामों के लिए 6 नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। तो एक छोटी सी ही सही पर शुरुआत हुई। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि संगठित आवाज का कुछ तो असर होने लगा था। और ये चेतना सिर्फ कलकत्ता तक नहीं रुकी। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी। और बॉम्बे में भी? हाँ, 1852 में ही बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन बनी, जिसके पीछे जगन्नाथ शंकर सेठ जैसे प्रभावशाली लोग थे। तो आप देख रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधियां फैल रही थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस दौर की मतलब मध्य शताब्दी की सबसे खास बात है। अब राजनीति सिर्फ बड़े जमींदारों या बहुत अमीर व्यापारियों तक सीमित नहीं रही। तो कौन लोग आगे आ रहे थे? पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, वकील, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक, ये लोग अब इन राजनीतिक संघों में ज्यादा सक्रिय होने लगे थे, हावी होने लगे थे। और इनकी सोच अलग थी? हाँ, इनका नजरिया ज्यादा व्यापक था, एजेंडा बड़ा था। ये लोग ब्रिटिश शासन के चरित्र का, भारत पर उसके प्रभावों का ज्यादा गहराई से विश्लेषण कर रहे थे। अच्छा। और जैसे जैसे ये विश्लेषण बढ़ा, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना भी तेज हुई, ज्यादा तर्कपूर्ण हुई। ये असल में भारत का आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति में एक तरह से प्रवेश था, जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक साझा मंच पर ला रहा था। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये हलचल सिर्फ भारत में ही नहीं थी। आपने लंदन का जिक्र किया था पहले, वहां भी कुछ संगठन बने। हाँ, ये भी एक अहम कड़ी है। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। लंदन में? उनका क्या मकसद था वहां? मकसद था कि इंग्लैंड के जो प्रभावशाली लोग हैं, सांसद हैं, विचारक हैं, उन्हें भारत के सवालों पर जागरूक किया जाए, उनसे चर्चा की जाए और भारत के कल्याण के लिए उनका समर्थन हासिल किया जाए। अच्छा, मतलब लॉबिंग एक तरह से? हाँ, कह सकते हैं। बाद में इस एसोसिएशन की शाखाएं भारत के बड़े शहरों में भी खोली गईं। और भी कोई संगठन थे लंदन में? जी, 1867 के आसपास मैरी कारपेंटर ने केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर लंदन और ब्रिस्टल में नेशनल इंडियन एसोसिएशन शुरू की। मैरी कारपेंटर? हाँ, वो एक समाज सुधारक थीं। इस एसोसिएशन का खास ध्यान भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और ब्रिटिश जनता को भारत के जरूरी मुद्दों के बारे में जानकारी देने पर था। ये एक तरह से दोनों संस्कृतियों के बीच पुल बनाने का काम कर रही थी। ये तो काफी अलग तरह का काम था। जी, और फिर 1872 में आनंद मोहन बोस, जो बाद में इंडियन एसोसिएशन के भी संस्थापक बने, उन्होंने लंदन में इंडियन सोसाइटी बनाई। तो मतलब एक तरफ भारत में जमीन तैयार हो रही थी और दूसरी तरफ लंदन में भी भारतीय हितों के लिए आवाज उठाने और माहौल बनाने की कोशिशें चल रही थी। बिल्कुल, दोनों तरफ से प्रयास हो रहे थे। तो अब माहौल और गरमाने वाला था, है ना? खासकर 1870 के दशक के बाद राष्ट्रवादी भावनाएं तेज हो रही थी। निश्चित रूप से अब राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवादी भावनाएं ज्यादा स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आने लगी। 1867 के आसपास पूना में पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ। पूना सार्वजनिक सभा, इसके पीछे कौन लोग थे? महादेव गोविंद रानाडे, जीवी जोशी, एसएच चिपलुनकर जैसे बड़े नाम जुड़े थे इससे। इसका एक घोषित उद्देश्य था सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करना, जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना। और कलकत्ता में भी कुछ नया हुआ? हाँ, 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। ये दौर था जब उच्च शिक्षा फैल रही थी, एक नया पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हो रहा था। इंडियन लीग की क्या खास बात थी? इसकी खास बात ये थी कि इसका दावा था कि ये सिर्फ मध्य वर्ग का नहीं, बल्कि आम जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। इसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर काफी जोर दिया। ये ज्यादा समावेशी होने की कोशिश कर रही थी। और फिर इसके तुरंत बाद ही वो संगठन आया जिसे कई लोग कांग्रेस से पहले का सबसे महत्वपूर्ण संगठन मानते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। हाँ बिल्कुल, 1876 में इंडियन लीग के ठीक एक साल बाद सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना की। इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा जाता है। और ये क्यों बनी? क्या इंडियन लीग से कोई मतभेद था? नहीं,
इंडियन लीग से ज्यादा ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो पुरानी रूढ़िवादी और जमींदार समर्थक नीतियां थीं, उनसे असंतोष का नतीजा थी। ये लोग एक ज्यादा गतिशील और व्यापक मंच चाहते थे। तो इस इंडियन एसोसिएशन का लक्ष्य क्या था? इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट शब्दों में रखा गया था। हर वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना। ये सिर्फ याचिकाएं देने से आगे जाना चाहते थे? ये राजनीतिक सवालों पर एक मजबूत जनमत तैयार करना चाहते थे। जनमत तैयार करना मतलब लोगों को जागरूक करना, उन्हें संगठित करना, मुद्दों पर बहस चलाना, विरोध प्रदर्शन करना और सबसे बड़ी बात, भारतीयों को एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम के तहत एकजुट करना। ये एक अखिल भारतीय सोच की तरफ पहला बड़ा कदम था। अच्छा, और इनके काम भी काफी ठोस थे, जैसे वो सिविल सेवा वाला मुद्दा। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा था। 1877 में जब ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 साल कर दी। बल्कि भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, ये साफ तौर पर भारतीयों को इस परीक्षा से दूर रखने की कोशिश थी। इंडियन एसोसिएशन ने इसका जोरदार विरोध किया, पूरे देश में सभाएं की, प्रस्ताव पास किए। और क्या मांगे थी इनकी? इन्होंने मांग की कि ICS की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाए, ताकि भारतीय उम्मीदवारों को लंदन जाने की मजबूरी न हो, और ऊंचे प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण किया जाए, मतलब उनमें ज्यादा भारतीयों को नियुक्त किया जाए। और सिर्फ ICS ही नहीं, और भी मुद्दे उठाए इन्होंने। हाँ बिल्कुल, इन्होंने लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध किया, जैसे आर्म्स एक्ट, जिसके तहत भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल बना दिया गया था। हाँ, और वो प्रेस वाला कानून भी था। जी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो खास तौर पर भारतीय भाषाओं के अखबारों की आज़ादी को छीनने के लिए लाया गया था। इंडियन एसोसिएशन ने इसके खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया। तो इनका असर सिर्फ कलकत्ता या बंगाल तक ही था, या बाहर भी फैला? नहीं, ये इनकी एक और खास बात थी। इन्होंने अपनी शाखाएं बंगाल के बाहर, उत्तर भारत के कई शहरों और कस्बों में खोलीं। ये सचमुच एक अखिल भारतीय संगठन बनने की कोशिश कर रहे थे। और वो जो अखिल भारतीय सम्मेलन का जिक्र आता है, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें कौन लोग आए थे? इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। इसे अक्सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत या पूर्वाभ्यास कहा जाता है। मतलब कांग्रेस की स्थापना से 2 साल पहले ही एक अखिल भारतीय बैठक हो चुकी थी। जी, ये दिखाता है कि एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत कितनी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। और इसीलिए जब 1885 में कांग्रेस बनी, तो 1886 में इंडियन एसोसिएशन का उसमें विलय हो गया। ये एक स्वाभाविक प्रगति थी। ये भी कहा जाता है कि लॉर्ड लिटन की नीतियों ने भी इस राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाने में भूमिका निभाई। हाँ बिल्कुल, लिटन की नीतियां जैसे ICS की उम्र घटाना, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाना, दिल्ली दरबार का वो भव्य आयोजन जब देश में अकाल था, इन सब ने लोगों के गुस्से को भड़काया और राजनीतिक संगठनों को और सक्रिय होने का कारण दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के दौरों का भी जिक्र आता है। हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1877 में उत्तर भारत का एक लंबा और बहुत सफल दौरा किया था। उन्होंने जगह जगह भाषण दिए, लोगों को संगठित किया। इससे विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क बढ़ा और नए संगठन बनाने में भी मदद मिली। तो हम देख सकते हैं कि कैसे मुद्दे धीरे धीरे बदल रहे थे। सिर्फ जमींदारों के हितों या थोड़े बहुत प्रशासनिक सुधारों से बात आगे बढ़कर अब ज्यादा बुनियादी अधिकारों, नीतियों के विरोध और एक राष्ट्रीय पहचान बनाने तक पहुंच रही थी। एकदम सही कहा आपने। इस दौर में जो प्रमुख अभियान चले वो इसी बदलाव को दिखाते हैं। जैसे 1875 में कपास पर आयात शुल्क लगाने का विरोध हुआ। हाँ, जिसका असर भारतीय कपड़ा उद्योग पर पड़ रहा था। बिल्कुल। फिर सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग लगातार उठती रही। लिटन की महंगी और साम्राज्यवादी अफगान नीति का विरोध हुआ। आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध तो था ही। हाँ, इसके अलावा भारतीयों को स्वयंसेवी सैन्य दलों, वॉलंटरी कोर्स में शामिल होने के अधिकार की मांग उठी। बागान मजदूरों के शोषण और उनके जबरन प्रवासन, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई गई। इल्बर्ट बिल का भी काफी जिक्र होता है। जी, इल्बर्ट बिल विवाद एक बड़ा मोड़ था। जब भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव आया, तो अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया।
इसके जवाब में भारतीय राष्ट्रवादी और ज्यादा एकजुट हुए और उन्होंने बिल के समर्थन में आंदोलन चलाया। और राजनीतिक कामों के लिए चंदा इकट्ठा करने की भी बात हुई। हाँ, एक अखिल भारतीय कोष बनाने का विचार आया ताकि राजनीतिक आंदोलनों को चलाने के लिए पैसा हो। ब्रिटेन में भारत समर्थक पार्टी को वोट देने की अपील भी की गई। तो आप देख सकती हैं कि राजनीतिक गतिविधियां कितनी विविध और संगठित होती जा रही थीं। तो ये सब चल रहा था और फिर कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले मद्रास और बॉम्बे में भी कुछ नए संगठन बने। जी, जैसे इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में सक्रिय थी, वैसे ही दूसरे प्रेसिडेंसी शहरों में भी मजबूत संगठन उभरे। 1884 में मद्रास में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? एम वीरा राघवचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर, पी आनंद चार्लू जैसे प्रमुख नेता इससे जुड़े थे। और बॉम्बे में? बॉम्बे में 1885 में, यानी कांग्रेस की स्थापना वाले साल ही, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी। इसे बनाने वाले थे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तिलंग। ये तीनों ही बहुत बड़े नाम थे। तो मतलब कांग्रेस की जन्म के समय तक तीनों प्रेसिडेंसी में बड़े और सक्रिय राजनीतिक संगठन मौजूद थे। हाँ, जमीन पूरी तरह तैयार थी। एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत और संभावना दोनों स्पष्ट दिख रही थीं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, जमींदारी एसोसिएशन से लेकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तक, तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है, जैसा हमने शुरू में कहा था, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शून्य में पैदा नहीं हुई थी। वो अचानक से आसमान से नहीं टपकी। हाँ। वो दशकों की राजनीतिक जागृति, संगठनात्मक प्रयासों, छोटे बड़े अभियानों और धीरे धीरे बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावना का एक स्वाभाविक परिणाम थी, एक चरम बिंदु थी। ये यात्रा जमींदारों की याचिकाओं से शुरू हुई थी। हाँ, और विकसित होते होते ब्रिटिश नीतियों को चुनौती देने वाले व्यापक अभियानों तक पहुंची। इन शुरुआती संघों ने तरीके आजमाए, नेटवर्क बनाए, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, उन्हें एक भाषा दी, एक मंच दिया। और अगर हम इसे और बड़े कैनवस पर देखें, भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो ये संगठन भारतीय राजनीतिक विचार के विकास को दर्शाते हैं। कैसे सोच औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर थोड़े सुधारों की मांग से आगे बढ़कर ज्यादा अधिकारों की मांग और अंततः एक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखने तक पहुंची। और इसमें मध्य वर्ग की भूमिका बहुत अहम रही। बिल्कुल, ये शिक्षित मध्य वर्ग की बढ़ती हुई भूमिका को दिखाते हैं और साथ ही ये धीरे धीरे एक क्षेत्रीय पहचान से ऊपर उठकर एक अखिल भारतीय पहचान बनाने की तरफ जो बदलाव आ रहा था उसे भी दिखाते हैं। कांग्रेस ने इसी विरासत पर अपना निर्माण किया। ये वाकई एक दिलचस्प सफर रहा है, कांग्रेस पूर्व भारत में संगठित राजनीति की जड़ों तक पहुंचना। हमने देखा कि कैसे चिंताएं बदली, तरीके बदले और दायरा बढ़ा। हाँ, और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है कि ये शुरुआती संगठन इतने महत्वपूर्ण तो थे, पर ऐसी कौन सी आंतरिक बहसें थी या शायद सीमाएं रही होंगी, चाहे वो उनकी संरचना हो या उनका क्षेत्रीय फोकस, या शायद समय की बात हो कि वो खुद एक अखिल भारतीय शक्ति क्यों नहीं बन पाए जो अंततः कांग्रेस बनी। ये सोचने वाली बात है। उनकी अपनी क्या सीमाएं थीं? हाँ, इस पर विचार करना हमें उस दौर की राजनीति की जटिलताओं को और बेहतर समझने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु। और इसी विचार के साथ आज की हमारी एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।